वेलकम शिप्रा। और ये है शिप्रा। मैं इनके बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। हम लोग जैसे इनकी जर्नी के थ्रू जाएंगे तो धीरे धीरे खुद ही पता चल जाएगा कि शिप्रा कहाँ से कहाँ पहुंचे। तो शिप्रा, तो मैं अगर शिप्रा को मिलूं बचपन में, बचपन वाली शिप्रा, तो कैसी है शिप्रा? व्हाट इज, कैसे, क्या डिफाइन करता है शिप्रा की? शिप्रा कैसी है बचपन में? कैसे अपने स्कूलिंग में आपका क्या थॉट प्रोसेस था? हम कैसे, आपने कैसा एंजॉय किया? कैसा आपका एनवायरनमेंट था? जस्ट लेट अस नो। या Okay, thank you first of all, Asha. Thank you for inviting me over here और मेरी जर्नी सुनने के लिए। और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है आज आपसे बात करके लाइव। और जो क्वेश्चन आपने पूछा है, आई थिंक पहली बार किसी ने मुझसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन से स्टार्ट किया है, तो डेफिनेटली वहां से बात करना बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे। अगर मैं आपके व्यूवर्स को, आपने बोला कि जो मेरी इंट्रोडक्शन आपने दी है, तो बात करने के दौरान हम धीरे धीरे जानेंगे कि कहाँ से मैं कहाँ तक पहुंची, और इंट्रोडक्शन मेरा उसी में होगा। ठीक है? राइट। हाँ जी, हाँ जी, यस यस। ओके, तो मैं, अगर आप मुझे बचपन में अगर आप मुझे देखना चाहोगे, तो अगर एकदम 5-6 साल की उम्र से अगर आप मुझे देखना चाहोगे, तो मैं एक बहुत ही बबली नेचर की लड़की, और हमेशा हैप्पी रहना और दूसरों को खुश रखना। और मैं अपनी लाइफ में काफी, मतलब बचपन से बहुत ड्रीम ड्रीम देखा करती थी, और हमेशा अपने ख्यालों में रहती थी, बट स्टिल आई वॉज अलाइव। जब मैं लोगों के साथ होती थी तो बहुत ही जिंदा दिल रहती थी, और लोगों के साथ अपने आप को बहुत ही बड़े होने के बावजूद भी अगर मैं आपको बोलूं कि मैं अभी भी एक मेरे अंदर का चाइल्ड जो है वो जिंदा है, तो सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरे लिए यही होगी कि अभी तक की वो बचपन की जर्नी मैं जी रही हूँ। वाओ, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। तो मतलब फन लविंग एंड आई कैन रियली रेजोनेट विद यू, बिकॉज मैं भी है ना, बस इतने सपने। एंड मेरी बेस लाइन है, सेकंड बेस लाइन है सपने देखना। सो मैं भी हमेशा सपनों में लाइक बड़ी बड़ी बातें और सपने, और हमेशा मौज मस्ती वाला पार्टी ऐसा था, बस मजे करो करके। लाइफ है तो मजे करो। एंड शिप्रा, आपका एनवायरमेंट कैसा था? आप कैसे माहौल में थे? लाइक आप सब कुछ इजी था या कैसा था? ओके, तो मेरे बचपन में आई वॉज द, मतलब मैं अपने पेरेंट्स की फर्स्ट चाइल्ड हूँ, तो काफी पैम्परिंग मुझे मिली है फैमिली में। और मुझे मेरे फादर ने कभी बच्चों को मारते, मम्मी से तो इतनी पिटाई लगी है कि पूछो ही मत, बट फादर ने मुझे कभी कभी मारा नहीं, और बहुत ही लाड से मुझे पाला गया है, और हमेशा मेरी हर जिद को पूरी की गई है। तो बेसिकली मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, और अभी मैं गुड़गांव में रहती हूँ। तो वहां पे भी मेरे लिए कुछ ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि डिफिकल्ट थी, बट हाँ डेफिनेटली बचपन से हमेशा गर्ल चाइल्ड को हमेशा लोग प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो ऐसे ही कुछ सिचुएशन मेरी लाइफ में भी थी, तो मुझे लगा कि लड़कियों को इतना प्रोटेक्ट करके क्यों रखते हैं? क्या हम इतने कमजोर होते हैं, या हमें लोगों के सपोर्ट की हमेशा जरूरत होती है? तो बचपन से ही मेरे अंदर ना ये ख्याल हमेशा रहा, और मैं इस तरीके से धीरे धीरे बड़ी हुई। बट कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में हमेशा ये रहता था कि मुझे हमेशा स्ट्रांग बनना है, और मुझे हमेशा स्ट्रांग दिखना है। मैं वीक नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा ही लगता था कि गर्ल्स जो होती है वो काफी वीक होती है, मतलब उनको हमेशा किसी ना किसी के सहारे की जरूरत होती है, उनको किसी के प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। तो मैंने अपने आप को ऐसा ग्रो किया एज एन टॉम बॉय। अगर मैं आपको बात करूं, तो बचपन में आप मुझे देखते तो लाइक जीन्स, शर्ट, पैंट, और इसके अलावा मैंने कभी भी फ्रॉक्स नहीं पहने। मेकअप क्या चीज होती है, कभी मुझे ये सारी चीजें कभी अच्छी नहीं लगती थी। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा दिखना था जैसे कि मैं स्ट्रांग हूँ, लाइक बॉयज। बॉयज जैसे रफ एंड टफ होते हैं, कुछ भी पहनते हैं और कहीं पे भी चले जाते हैं, बहुत फ्री होता है उनके लिए कहीं पे भी जाना। तो मैं हमेशा से इसी तरीके से पढ़ी हुई। और यस, मेरे इन्वायरमेंट में मुझे बस यही एक चीज चैलेंजिंग लगती थी कि फ्रीडम होनी चाहिए गर्ल्स के पास। और मैं हमेशा यही सोचते सोचते बड़ी हुई कि मुझे लाइफ में कुछ ऐसा करना है जहां मुझे लोगों को फ्रीडम अवेल कराना है। अगर लोग कहीं पे स्टक हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज मेरे दिमाग में हमेशा से थी। धीरे धीरे जब मैं बड़ी होती गई, और फिर मैंने अपना 10th दिया, उस टाइम पे मैं बहुत ही
बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट थी अप टू 5th क्लास। एंड यू नो आफ्टर सडनली कुछ ऐसा थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है, उसके बाद मेरा पढ़ाई में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता था। फिर जब मैंने बोर्ड का एग्जाम दिया और मैं बोर्ड में फेल हो गई थी, बाय द वे मैं मैथ्स में फेल कर गई थी। और फिर तो डेफिनेटली मैथ्स में फेल करना और लाइक कि बोर्ड में फेल करना एक बहुत बड़ी बात होती है। लाइक जहां लोग कहते हैं कि एकदम डेथ, लाइफ एंड डेथ वाली सिचुएशन होती है, वहां पे मेरे साथ ये इंसिडेंट हो गया। एंड उस इंसिडेंट के बाद काफी मैंने चैलेंजेस लोगों की तरफ से लिए, जहां लोग मुझे बोलते थे कि अरे इस लड़की से कुछ नहीं होगा, देखो ये तो अभी फेल कर गई, तो आगे ये क्या करेगी, इसके बस की कुछ नहीं है। बट उस वक्त मैंने अपने अंदर ये ठाना कि यही लोग जो आज मुझे बोल रहे हैं, कल को ये बहुत प्राउड फील करेंगे कि मैं कहां से कहां पहुंची। और फेलियर होने का मतलब ये नहीं होता कि आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। तो ये मैंने अपनी एक्शन के थ्रू करके दिखाया लोगों को। ये जो कहते हैं ना हमारी लैंग्वेज में, आशा बाकी लोग शायद नहीं रिलेट कर पाएंगे, बट जो मेरी एन कोडिंग नेगेटिव कोडिंग थी, उसने मुझे बहुत हेल्प किया मुझे मेरी लाइफ में ग्रो करने के लिए। बट वो एक चैलेंज होता है ना, अंदर से बहुत खुश नहीं होता था इंसान की जो अचीव किया ना, उसमें वो हैप्पीनेस नहीं मिलती थी कि हाँ मैंने ये अचीव किया। बट मुझे ऐसा लगता था कि और चाहिए, मतलब और चाहिए और चाहिए, मतलब थोड़े में खुश होना मुझे नहीं आता था। और ऐसे करके फिर मैंने इंजीनियरिंग किया। और मैंने सोचा कि लोगों को ये लगता है कि मैं फेलियर हूं और मैथ्स में फेल कर गई तो लाइफ में कुछ नहीं कर सकती। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं इंजीनियरिंग करूंगी। लोग ने मुझे बहुत बोला कि तुम मैथ्स मत लो, कोई और सब्जेक्ट लेके पढ़ाई कर लो, बट मेरी जिद थी। मेरे पास मेरे फादर ने मुझे सपोर्ट किया और बोला ठीक है, तुम्हें अगर करना है तो तुम करो और प्रूव करो कि तुम कर सकती हो एंड यू आर द बेस्ट, और कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मैंने अपने फादर की इस बात को अभी तक अपने जहन में, मीन्स ये कहते हैं ना कि एकदम प्रिंट हो गया मेरे दिमाग में कि नथिंग इज इम्पॉसिबल अगर आप चाहो तो। अगर आपने सच्चे मन से शिद्दत से किसी चीज को पाने की कोशिश की है ना, वो शाहरुख खान का डायलॉग, वैसे भी मैं शाहरुख खान की बहुत बड़ी फैन हूँ, तो ये डायलॉग बहुत ही एक्यूरेट है कि अगर आप सच में कुछ चाहो ना, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड और हमारा एक्शन उस चीज को पाने में बिल्कुल लगा रहता है। तो ऐसे करके फिर मैंने इंजीनियरिंग पास किया और इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब भी मिल गई। बट वो एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन नहीं होती थी मुझे कि मैं क्यों ही जॉब कर रही हूँ। मुझे हमेशा लगता था कि जॉब करूंगी तो मैं सिर्फ खुद के सर्वाइवल के लिए कुछ कर पाऊंगी लाइफ में। राइट। और मुझे कुछ ऐसा करना था जहां मैं लोगों को कुछ सपोर्ट कर पाऊं, अभी अपनी सोसाइटी में कुछ दे पाऊं लोगों को। तो ये सिचुएशन से मैं धीरे धीरे डील करते करते मैंने बहुत सारे चैलेंजेस करियर में भी फेस किया इनिशियल लेवल पे, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज थी कि क्या करूं। और ऐसा करते करते मैंने लॉ भी कर लिया। लॉ करने के बाद फिर मुझे लगा कि अब क्या करूं, अब तो मेरे दोनों ही फील्ड बिल्कुल अलग हो गए, एक तरफ इंजीनियरिंग और एक तरफ लॉ, तो मैं किधर जाऊं। ये एक कंफ्यूजन मेरी लाइफ में आया था इन 2013, जब मैं लॉ कर रही थी एंड 2015 में मेरी लॉ कंप्लीट हो गई थी। तब मैंने एक डिसीजन लिया कि मुझे लाइफ में अब तो डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे कहाँ जाना है। तभी मैंने एक कोचिंग सेमिनार अटेंड किया था, और जहां पे मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं लाइफ में कहाँ स्टक हूँ और मैं कैसे से बाहर निकल सकती हूँ। तो मेरी लाइफ का जो स्टक था, उस दिन मुझे पता चला कि वो फियर ऑफ फेलियर जो है, मुझे लाइफ में कोई डिसीजन लेने नहीं देता है। ऑल्दो मैंने वो किया, मैंने इंजीनियरिंग करी, मैंने लॉ भी कर लिया और भी मैं जॉब भी कर रही थी, बट स्टिल कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक वो फियर था कि मैं अगर फेल हो गई तो लोग क्या कहेंगे, फिर से लोग बातें करेंगे, देखो पहले ही बोला था इससे नहीं होगा, फिर भी उसने वही किया। तो ये सिचुएशन हमेशा मेरे अंदर चलती रहती थी। इन 2015 जब मुझे ये रियलाइज हुआ कि दिस इज नॉट रियलिटी, ये एक सच नहीं है, बल्कि ये मेरे दिमाग की एक उपज है जिसने मुझे रोक रखा है अपनी लाइफ में डिसीजन लेने के लिए। और ये फियर ऑफ फेलियर से मैं बाहर निकली। वहां से बाहर निकलने के बाद मैंने एजुकेशन सेक्टर में काम किया, काफी लाइक 3-4 साल तक काम किया। और उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, दिस इज द टाइम
2016 में मेरी शादी हो गई थी एंड फिर मुझे लगा कि नाउ अब मुझे कुछ और करना है। फिर भी मैंने 1-1.5 साल का टाइम लिया। 2017 सितंबर को मैंने डिसाइड किया कि मुझे जॉब रिजाइन करनी है और मैंने अपनी जॉब रिजाइन करी और मैंने फर्स्ट कंपनी अपनी स्टैब्लिश करी जो कि ट्रेनिंग में थी, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की। और वहां से मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत करी, एक न्यू बिगनिंग करी अपनी लाइफ की। स्टिल वो करने के बावजूद मुझे लगता था कि इंजीनियरिंग फील्ड को मुझे ऑप्ट नहीं करना है, मुझे कुछ और करना है जिससे कि मैं कनेक्ट कर सकूं। और जब मुझे बहुत ज्यादा इंट्रोस्पेक्शन जब मैंने किया और मुझे रियलाइज हुआ कि जो लाइफ मैंने डर में बिताई है और इतने सालों के बाद 20-22 सालों के बाद मैं उस डर को पहचान पाई कि क्या ये डर है मेरी लाइफ में जो मुझे खुलकर जीने नहीं देता या चीजों को एक्सेप्ट नहीं करने देता। तब मुझे ये एहसास हुआ कि किस तरीके से मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकती हूँ। और फिर तब मैंने डिसीजन लिया कि मैं रशिया गई हुई थी एक बार और वहां पे मैं कुछ बच्चों के साथ कुछ सेशन ले रही थी। तो 3 घंटे के बाद एक छोटी बच्ची, मतलब 9th क्लास की एक गर्ल चाइल्ड आके मुझे बोलती है, थैंक यू शिप्रा फॉर गिविंग मी माई लाइफ बैक। वो एक लाइन थी आशा, जिसने मेरी लाइफ का टर्निंग वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। लाइफ में फर्स्ट टाइम मुझे लगा कि ये वाली लाइन जो मैंने अभी सुनी है ना, ऐसा ही कुछ करना है मुझे। और तब मैं इस लाइफ कोच की जर्नी में आई और मैं हमेशा से बहुत पैशनेटेड रही हूँ अपनी लाइफ में, तो मैंने हमेशा नई नई चीजों को ट्राई किया। और लॉकडाउन के दौरान मुझे मिसेस इंडिया में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला और एक लड़की जो टॉमबॉय की तरह पली बड़ी है उसके लिए ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। अपने आप को एक गर्ल की तरह गर्ल अपीयरेंस में एक्सेप्ट करना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि जो मैं हमेशा रफ एंड टफ रहने वाली लड़की थी उसको एक लड़की की तरह नजाकत और शर्म और हया, जैसे कहते हैं ना कि अब लड़की शर्माती है, तो मुझे शर्माना नहीं आता था। मैं अपने शादी में भी वो स्माइलिंग वाली पिक्चर्स नहीं दे पाई क्योंकि या तो मेरी पूरी ब्रॉड ब्रॉड स्माइल होती थी या तो मैं बिल्कुल ऐसा चुप रहती थी। बीच की नजाकत जो होती है ना, वो नजाकत मेरे अंदर बिल्कुल ही नहीं थी। फिर मैंने जब मिसेस इंडिया में पार्टिसिपेट किया, वो नजाकत सिर्फ नजाकत नहीं थी, मेरे लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। मेरी उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने का, उन चैलेंजेस के ऊपर काम करने का जो मैंने कहीं ना कहीं अपने बचपन में उस चीज को फेस किया था। और मुझे लगा कि यही एक मौका है जहां मैं अपने आप को डिस्कवर कर। और फिर मैंने मिसेस इंडिया में पार्टिसिपेट लिया, आई वाज द सेकंड रनर अप, और फिर मुझे मौका मिला कि मैं मिसेस यूनिवर्स में पार्टिसिपेट कर सकूं और वहां पे मुझे मिसेस यूनिवर्स क्रिएटिविटी का खिताब मिला एंड दैट वाज अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर मी। मुझे लगा कि नाउ आई कैन एक्सपीरियंस माई सेल्फ एज अ गर्ल इन शर्मोहाया कहते हैं ना, एक इंटरनल एक्सेप्टेंस तो था, बट वो जो शायद मैंने कुछ सालों तक जो अपना एक रहने का तरीका होता है ना, जो बिल्कुल ही चेंज कर दिया था अपनी थॉट प्रोसेस की, अपनी माइंडसेट की वजह से, जो बचपन में कुछ इंसिडेंसेस और इन्वायरमेंट को देखकर हुआ था, उस चीज को मुझे लिव करने का मौका मिला। अपने आप में मैंने अपने आप को एक नए तरीके से, एक नई शिप्रा को देखा और फिर मुझे लगा कि ये अचीवमेंट मेरे लिए है। और ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जो अपनी जिंदगी में हर दिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी डर से जूझ रहे हैं, बट उनको पता नहीं कि ये डर क्या है। और इस चीज ने मुझे इंस्पायर किया कि मैं एक बुक लिखूं, और जिस बुक में मैंने कोचिंग से रिलेटेड सारी चीजें लिखी है, एक एग्जाम्पल के थ्रू लोगों को समझाने की कोशिश करी है कि किस तरीके से कोचिंग लोगों की लाइफ में डिफरेंस मेक कर सकता है। तो इस 16 मई को मेरी बुक लॉन्च होने वाली है। ये मेरी बुक है, जर्नी ऑफ कोचिंग मिरेकल्स, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ बियॉन्ड लिमिट।
तो मैं हाँ सारे व्यूअर्स को बोलूंगी कि प्लीज आप इसका बायो लिंक आशा अपनी बायो में डालेंगी, तो प्लीज आप Amazon पे जाके, ये प्री ऑर्डर्स के लिए अवेलेबल है, आप इसको पढ़िए और देखिए कि किस तरीके से कोचिंग आपकी लाइफ में कोई डिफरेंस मेक कर सकता है। यस, तो आशा, आई होप मैंने एक ब्रीफ ब्यूटीफुल। इंट्रोडक्शन दे दिया अपना, बचपन के अलावा एडल्ट तक। जैसे आप बोल रहे थे ना शिप्रा, मतलब हाँ मैं बोल सकती हूँ मेरे ऑडियंस के इससे भी कि वो लोग भी लिव कर रहे होंगे, लेकिन वो पूरा स्टोरी जैसे एक मूवी चल रही थी ना, जैसे आप बोल रहे थे कि वो हम इमेजिन कर रहे थे कि हाँ ऐसे चल रहा है शिप्रा की लाइफ में, ऐसे बचपन से ऐसे बड़ी हुई ऐसे हुई। सो वी कुड लाइक, इट वाज सो ब्यूटीफुल। एंड आप जो पावर और स्ट्रेंथ की बात करते हो इन योर पर्सनैलिटी, वो डिपिक्ट करता है कि यस आई वॉन्ट टू बी स्ट्रांग। क्योंकि आपने एक वही बोलते हैं ना, जैसे एन कोड को ई कोड में बदला कि ऐसे बिल्कुल लड़कियों को इतना प्रोटेक्ट क्यों किया जाता है। एक्चुअली वो प्रोटेक्शन जो है वो हमारे लिए माइनस हो जाता है कि हमें कुछ करने ही नहीं दिया जाता है, रिस्ट्रिक्शन हो जाता है। बिल्कुल प्रोटेक्शन टर्न्स टू रिस्ट्रिक्शन, और वहां पे प्रॉब्लम वहां पे आती है। प्रोटेक्शन से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब प्रोटेक्शन के चक्कर में हमारे लाइफ में रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं तो वहां पे फिर प्रॉब्लम आती है। तो शिप्रा जस्ट वांट टू शो आई एम स्ट्रांग इनफ, प्लीज आई डोंट वांट एनी प्रोटेक्शन। इट मींस यू डोंट वांट एनी रिस्ट्रिक्शंस इन योर लाइफ एंड एग्जैक्टली। सो दिस इज, ये बहुत बड़ी चीज हमें पता चली। एंड मैं रेजोनेट कर पाती हूँ क्योंकि मैं है ना बचपन से, आपने जैसे आपको ऐसा लगा प्रोटेक्शन वाला पार्ट, मुझे ऐसा लगा कि जो वुमेन, मैं बचपन से जो वुमेन की लाइफ मेरे कम्युनिटी में देखती थी, आई एम फ्रॉम राजस्थान, और बहुत ऐसे कंजर्व्ड है, लाइक एजुकेशन थोड़ा कम है हमारी कम्युनिटी में। तो एक औरत एकदम ऐसे सहमी हुई, हमेशा सबके मतलब होते ना हाँ जी ना जी, मतलब हाँ जी ना जी, वो तो वो वैसा ही रहना है। एंड डोंट नॉट एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ, जो लाइफ उनको मिली है वही जीनी है। और मतलब होते या तो पेरेंट्स कंट्रोल कर रहे हैं या इन लॉज कंट्रोल कर रहे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती थी। तो हाँ, तो ये मेरे दिमाग में हमेशा चलता था कि मैं ऐसा कुछ करूंगी कि वुमेन एम्पावर, मतलब वुमेन की लाइफ बेटर हो, वुमेन की लाइफ बेटर हो। तो रिलेटेड अब हमारा काफी कुछ थोड़ा बहुत रिलेटेड है, सिर्फ पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग है। तो बिल्कुल इसीलिए फिर एंड जब मुझे लाइफ कोचिंग का मौका मिला और यहाँ पे ऐसा एक अपॉर्चुनिटी मिला कि ओ माय गॉड, लाइफ कोचिंग से हम, मैंने अपनी लाइफ में इतना जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन देखा। आई मतलब मैंने कहाँ कहाँ ये बचपन से जो अपनी वायरिंग हुई है कि ऐसा नहीं ऐसा है, इतना अलाउ है, या जो भी फेलियर वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसकी वजह से हमारी लाइफ कहाँ मतलब क्या रूप ले लेती है। एंड अगर ये थोड़ा कोई मेंटर हो और कोई अच्छे से कोचिंग हो, लाइफ गाइड करने वाला हो, तो माय गॉड इतना सब ये ड्रामा चलता रहता है। एज अ ड्रामा वी एंजॉय दैट पार्ट एंड कीप मूविंग ब्यूटीफुली, मेकिंग द लाइफ ब्यूटीफुल फॉर आवरसेल्व्स आल्सो एंड फॉर अदर्स आल्सो। वेरी एंड ट्रू। हाँ, एंड शिप्रा मैं आपके वो जो स्ट्रेंथ वाली बोलते जो आग है ना, वो एक्चुअली में आपकी पर्सनालिटी में दिखता है। आई वॉन्ट टू शेयर वन थिंग ऑल्सो विद यू। जब आरफिन ने बोला था ना शिप्रा मुझे आपसे डर लगता है, यू नो मुझे भी डर लगता था। वो बोला ये बहुत पंक्चुअल होगी, ये बहुत स्ट्रिक्ट होगी, आई डोंट वांट, मतलब मुझे डर लगता था। आपका मैसेज गया तो मुझे डर लगता था, ओ माय गॉड क्या रिप्लाई करूँ, गुस्सा तो नहीं आ जाएगा। जबकि हम गोवा में मिले हुए हैं, बट आपकी जो बिल्कुल पर्सनालिटी है वो थ्रो करती है, वो चीज जो आग है अंदर से, वो इतने साल की है। बट फिर जब आरफिन ने बोला ये छोटा सा चेंज कर लो, एंड जब पिछली क्लास में आपने बोला कैन यू सी दैट चेंज, मैं बोली यस नाउ आई कैन कनेक्ट विद। क्या है कि मेरे लिए ना, जब मैं प्रोफेशनल एस्पेक्ट पे होती हूँ ना, तो मेरे लिए टाइम पंक्चुअलिटी बहुत मैटर करता है। और मैं लोगों को भी उसी नजर से देखती हूँ। डेफिनेटली लोगों के अपने तरीके होते देखने की, बट वो कहीं ना कहीं वो स्ट्रिक्टनेस मुझे लगता है कि थोड़ी मेरे फेस पे ज्यादा दिख जाती है। मैंने आपको बोला ना कि वो थोड़ा नजाकत वाली स्माइल ना मेरी हो नहीं पाती, या तो मैं बिल्कुल सीरियस हो जाऊंगी या फिर मैं बिल्कुल हंसूंगी जैसे कि मैं अभी हंस रही हूँ। तो वो थोड़ा सा बीच का जो मोशन एक्सप्रेशन है ना, वो बहुत बहुत प्रोफेशनल जगह पे तो बिल्कुल ही मेरे को अवेयर होना पड़ता है कि अच्छा ठीक है, मुझे थोड़ा सा थोड़ा वो सा सॉफ्ट सॉफ्ट एक्चुअली दिखना है। जो हम सोचते हैं ना, जो हमारे अंदर चल रहा था, वो ऑटोमेटिकली हमारी पर्सनालिटी में नजर आता एग्जैक्टली है, वो वेरी ट्रू। वाइब्रेशन हो ही जाते हैं। तो जब हमें किस कोई बताता है, जैसे हमारे मेंटर ने हमको बताया, एंड देन वी गेट अवेयर ओ माय गॉड ऐसा, और उसके ऊपर जब हम वर्क करना शुरू करते हैं ऑटोमेटिकली चेंज आना शुरू हो जाता है।
सो बहुत वही है जो हमारे इंटेंशन है वो इसलिए मैं बोला ये मैं कैसी मैं मेरा बेसलाइन है फ्रीडम, मतलब फन लविंग है। अगर शिप्रा को देखती हूँ तो शी इज सो प्रोफेशनल, शी इज सो परफेक्ट, ओ माय गॉड मेरा तो इसके साथ इनके साथ मैच ही नहीं होगा। सो डर लाइक वो थोड़ा सा आई जस्ट वांट टू कन्फेस दैट। लेकिन एंड वन आशा मोर, बाइटर में मेरी बेसलाइन भी फ्रीडम है। हाँ फर्स्ट इज फ्रीडम, सेकंड इज सपने देखना। तो माई फर्स्ट बेस लाइन इज पैशनेट, आई एम वेरी पैशनेट। मैं कोई भी काम लाइफ में करती हूँ ना, बहुत ही दिल से करती हूँ। अगर मैं वो कहते हैं ना, दुश्मनी करो तो भी दिल से और दोस्ती करो तो भी दिल से, तो हर चीज ना मेरे दिल से निकलती है, बिल्कुल एकदम पैशनेट होके करती हूँ। यस यस, एक्चुअली हमारी बहुत सारी बातें मैच हो रही है। अभी हम बात कर रहे हैं तो इसमें पता है ओ माय गॉड, मैं मतलब बहुत सारी चीजें जब हम तक मतलब बोलते हैं ना दूर से हम बहुत सारी चीजें अज्यूम कर लेते हैं। अज्यूम कर लेते हैं। हाँ, ये जो भी हमारे साथ व्यूवर्स है ये भी आप ये कर लीजिए, हम बहुत सारी चीजें अज्यूम कर लेते हैं और हम जब बोलते हैं ओह ये इतना भी हार्ड नहीं था या इतना भी ये नहीं था, एंड हम बहुत इजीली इसको बोलते हैं ओ माय गॉड मैं किससे डर रही थी ऐसे। सो ये एक, हाँ ऐसे हर जगह पे लाइक ये हमारे इसमें कोचिंग में भी सिखाया जाता है। अच्छा अब मैं आपकी शादी की में आती हूँ कि जब आप हाँ एक वुमेन के लिए शादी इज अ लाइफ चेंजिंग इवेंट, मतलब बोलते नया जन्म समझ लो या हर तरह से कुछ भी। मुझे अपने पापा मम्मी के कंफर्ट जोन से, पापा की परी से निकल के हमें वो हकीकत में डाल दिया जाता है कि नाउ पापा सी दिस इज की लाइफ परी थी, एक्चुअली। पति की पपेट। ओह माय गॉड दैट्स सो ब्यूटीफुल, आई जो भी अभी लेडीज मेरे है अचानक से मेरे जहन में वो वर्ड आ गया, तो मैंने सोचा कि एक पंच लाइन मार दूं। एकदम परफेक्ट है, मेरी लाइफ के लिए तो एकदम ही परफेक्ट है। पापा की लाडली थी मैं, सब मुझे पापा की पर ही बोलते थे हमारी भाषा में। एंड यहाँ पे आई एम रियल में पति की पपेट। मैं अपने मन से भी बन जाती हूँ और एंड ही सो डोमिनेटिंग कि वो मुझे बना के भी रखते हैं। सो दोनों है, कब नहीं बनाते तो भी मुझे ऐसा लगता है नो आई, मतलब मेरे लिए सबसे फर्स्ट है कि मैं अपने हस्बैंड के चेहरे पे जो स्माइल देखो ना तो मुझे एक्चुअली बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। सो तो दोनों इन बोथ द वेज ऐसा। हाँ तो जब आपने यूएस मतलब जब आप ग्रो कर रहे थे, यू आर बिकमिंग स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर टू प्रूव योर सेल्फ, टू प्रूव अदर्स, एंड जब शादी की बात आई तब आपका क्या थॉट प्रोसेस था और आपने कैसे क्या चल रहा था। और एक और चीज आप साथ में मुझे आंसर करना कि अगर कुछ चेंज, अगर आज मैं कहूँ कि वो उस समय में जाके अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हो तो क्या चेंज हो सकता है, कि कैसे एक औरत को सोचना चाहिए या लड़की को सोचना चाहिए जब वो अपने लाइफ पार्टनर को चूज करे। ओके, तो बड़ा ही गंभीर सवाल पूछा आशा आपने। तो आपके पहले सवाल का जवाब है कि जब मेरी शादी हो रही थी तो मैं कैसी थी एज अ नहीं पर्सन। नहीं, मैंने पूछा कि आपने क्या सोचा था कि मैं किससे शादी करूंगी, थॉट प्रोसेस क्या चल रहा था, क्या डर था या यू आर एक्साइटेड या क्या क्या ऐसे क्या चल रहा था ऐसे। ओके, तो जब मेरी शादी की बात चल रही थी तो मैंने आपको बोला कि 2015 से पहले आई वाज लाइक कि लड़कियों को स्ट्रांग होना पड़ता है और लड़कियों की ना मतलब फ्रीडम छिन जाएगी शादी हो जाएगी तो मैंने बहुत समय तक अपनी शादी को टाला है। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं लोगों को चाहे जो भी बोलूं, बट इंटरनली अंदर से मेरी ना इच्छा नहीं होती थी कि मैं शादी करूं। ऑल्दो आई वाज इन लव विथ माय हस्बैंड, मैं उनको बहुत पहले से जानती थी और उनसे ही शादी करनी थी, बट स्टिल मैं हमेशा कोई ना कोई एक रीजन ढूंढ के ले आती थी कि थोड़ा टाइम और टल जाए, थोड़ा टाइम और टल जाए। तो ऐसा करके 2-3 साल तक चला था और 2016 में फाइनली जब मैंने आपको बताया ना कि मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेरा फियर ऑफ फेलियर फियर क्या है, तो वो एक तो बचपन में फियर ऑफ फेलियर था और वो फियर ना मुझे लाइफ में हर जगह इम्पैक्ट कर रहा था। डर हर जगह था कि अगर शादी कर लूंगी तो फिर ऐसी वैसी ही औरतों की तरह रहना पड़ेगा जो कि लाइक जिनको हमेशा सपोर्ट की जरूरत होगी और हमेशा लोग उनको प्रोटेक्ट करके रखेंगे, तो बहुत फ्रीडम नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं मेरे इंटरनल माइंड में ना ये सारी चीजें चलती थी कि नहीं भाई, शादी से थोड़ा मैं दूर रहो। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जब जिनसे मेरी शादी हो चुकी है और उनसे आई वॉज इन रिलेशनशिप विथ हिम, स्टिल मेरे अंदर एक थॉट आता था कि मैं नन बन जाऊं। नन ओह बन जाऊंगी तो शादी का कोई झंझट ही नहीं रहेगा, राइट। है ना। और
और सबसे बेस्ट पार्ट तो ये है कि मैं अपने उस वक्त मतलब अपने बॉयफ्रेंड को ये बोलती भी थी कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना मदर, क्योंकि मदर टेरेसा और सुष्मिता सेन मेरे लाइफ के बहुत बड़े रोल मॉडल हैं, और डेफिनेटली ये जो स्ट्रेंथ मैंने पाई है ना, ये मैंने अपनी मदर को देख के पाया, क्योंकि माई मदर इज अ वेरी स्ट्रांग लेडी। हमेशा उन्होंने हर चीज को, हर प्रॉब्लम को बहुत ही ईज वे से टैकल किया है। तो वो चीज मेरे अंदर आई है, और कहीं ना कहीं मदर टेरेसा को देख के मुझे लगता था कि मुझे मेरे दिमाग में ये एक चीज रहती थी कि अगर मुझे सोशल कॉज के लिए कुछ करना है तो मुझे मदर टेरेसा की तरह ही बनना पड़ेगा, तभी मैं कुछ कर पाऊंगी। क्योंकि इतनी ज्यादा अवेयरनेस थी नहीं उस टाइम पे, जब हम छोटे थे, स्कूल कॉलेजेस में थे, तो इतना ज्यादा मतलब ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव नहीं था मेरा। तो मुझे लगता था कि मुझे नन बनना होगा और फिर ये सारी चीजें करनी होगी। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि सोच लो एक बार अब फिर से, क्योंकि मुझे ना डांस करना बहुत पसंद है। उसने बोला अगर एक बार नन बन गई तो फिर समझ जाओ कि तुम डांस नहीं कर सकती, कभी तुम डिस्क पॉप कहीं नहीं जा सकती। फिर मैंने लिटरली सोचा कि ऐसा क्यों, नन बन के तो मुझे जो करना है मैं वो करूंगी, फिर मेरे लाइफ में क्यों रिस्ट्रिक्शन। फिर वही वाली बात आ गई कि रिस्ट्रिक्शन नहीं, ना क्योंकि रिस्ट्रिक्शन में नहीं रह सकती, तो ये कैंसिल। बट वो चीज दिमाग में हमेशा थी कि नहीं, मुझे कुछ सोशल कॉज के लिए कुछ काम करना है। और डेफिनेटली शादी के दौरान मुझे लगता है कि लड़कियों को क्या एक चीज होनी चाहिए जो हम देखकर, हम जनरली ना ये देखकर कोशिश करते हैं लड़कों को ढूंढने के लिए कि हमें लड़कों में बेस्ट क्वालिटीज क्या चाहिए, बट उस लड़के की बेस्ट क्वालिटी हमारी कहाँ पे आकर एंड हो जाती है? लड़का अच्छा कमाता है, या थोड़ा बहुत देखने में कैसा है, हम्म। या फैमिली बैकग्राउंड कैसी है। बहुत ज्यादा चीजें हम नहीं देखते, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक इंसान को दूसरे इंसान की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक ऐसी समझ होनी चाहिए कि अगला बंदा आपको समझ पाए। और मैं कहूंगी कि मैं बहुत ही लकी हूं इस मामले में कि मेरे हस्बैंड मुझे बहुत ही बेहतर तरीके से समझते हैं। अगर मेरे दिमाग में कुछ चल रहा होता है तो उनको वो पता लग जाता है कि अच्छा ये कुछ तो करने वाली है, बट क्या, उसकी भनक नहीं लगती उनको, तो वो उनको मुझसे पूछना पड़ता है कि क्या चल रहा है तुम्हारे अंदर। तो क्योंकि मैं बहुत शांत हो जाती हूँ, जब मैं कुछ सोच मेरे दिमाग में चल रहा होता है ना, तो मैं बिल्कुल वैसे ही हो जाती हूँ, जो लोग देख के मुझे डर जाए, तो मेरा फेस वैसा ही हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो ये चीजें हैं, मुझे लगता है कि वो अंडरस्टैंडिंग पार्ट जो होनी चाहिए ना, दूसरे को समझने की एक वो कॉम्पैटिबिलिटी होनी चाहिए, तभी रिलेशनशिप आगे बहुत लंबे टाइम तक और अच्छे से स्मूथली चल पाता है। तो ये एक बात हमें बहुत जरूरी है ध्यान में रखनी कि जब भी हम शादी के लिए किसी को अप्रोच करते हैं ना, तो बी योर सेल्फ, आप क्या हो एक्चुअल में, वो सामने वाले को पता होना चाहिए। मतलब कुछ ऐसा दिखावटी या बनावटी नहीं होना चाहिए जस्ट कि मुझे शादी करनी है इसलिए मुझे ऐसा एक अच्छा इमेज बनाकर रखना है। तो मुझे लगता है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन भी ना आगे वैसे ही बढ़ जाती है। तो आप जैसे रियल हो ना, अगर वैसे ही अगर आपको किसी ने पसंद किया है, तो फिर आपको बहुत कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा आगे चीजों के साथ। तो मुझे लगता है कि ये एक चीज बहुत बड़ी है जो के टर्म्स में देखनी चाहिए। आई होप मैंने आपके क्वेश्चन को आंसर किया। नहीं, ब्यूटीफुल, एक्चुअली वेरी नाइस। आपके खुद के एग्जाम्पल से आपने बहुत अच्छी चीज बताई कि बाकी एक बार कम ज्यादा हो चलेगा, लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग है तो गाड़ी बहुत अच्छी तरह से चल सकती है। वरना कितना भी पैसा हो या लुक्स में एकदम हैंडसम है, लेकिन हम रोज झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं, नॉट हेल्पिंग ईच अदर टू ग्रो एंड अंडरस्टैंड नहीं कर रहे इमोशंस, एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे, इट ऑल कम्स अंडर दैट। अंडरस्टैंडिंग आ गया तो रिस्पेक्ट भी आ जाएगा, लव भी आ जाएगा, एवरीथिंग कम्स अंडर, और चीजें स्मूथली चलने लग जाएगी। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। बिल्कुल तो सही। यस, सो अभी शिप्रा के क्या फ्यूचर प्लान्स है? लाइक शिप्रा अपने आप को आज से 5 साल बाद कहाँ देखती है, या कैसे वो आज, मतलब क्या हमारे व्यूअर्स को मतलब कैसे वर्क करना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, या कैसे हमारे प्लान्स बनाने चाहिए, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? आशा, ये जो क्वेश्चन है 5 ईयर डाउन द लाइन में अपने आप को कहाँ देखना चाहती हूँ, ये डेफिनेटली मुझे पता है कि मैं अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखना चाहती हूँ। तो मैं व्यूअर्स से यही कहूंगी कि अगर आज से
8-9 साल पहले अगर मुझसे कोई ये पूछता कि तुम कहाँ पहुंचना चाहती हो लाइफ में, अपनी जिंदगी में क्या करना चाहती हो, तो सपने बहुत सारे थे, बहुत सारी चीजें थी, बट दिमाग में कुछ भी, वो कहते हैं ना कि एकदम कंक्रीट प्लान नहीं था कि मुझे क्या करना है। तो ये क्यों होता है हमारे साथ? क्योंकि हमारी लाइफ में ना क्लैरिटी नहीं होती है। हमारी लाइफ में एक जो वो कंफ्यूजन स्टेट होता है, उसको दूर करके जब तक हम क्लैरिटी नहीं लेकर आते कि अच्छा हमें ये करना है तो क्यों करना है। अगर राइट। अब मैं अपनी लाइफ से अगर इसको रिलेट करूं, तो जब मैंने सोचा था कि मैं ये फील्ड चूज करूंगी, तब मैंने एमए साइकोलॉजी करने का डिसाइड किया था, क्योंकि मुझे लगता था कि लाइफ कोचिंग में टू रीड ए ह्यूमन माइंड, एक साइकोलॉजी मुझे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता था। बाय द वे मैंने यूपीएससी का भी प्रिपरेशन किया है, और उसमें मेरा एक सब्जेक्ट था साइकोलॉजी, तो मुझे तब से ही मुझे थोड़ा बहुत ना इंटरेस्ट उसमें था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं साइकोलॉजी करती हूँ, बट वहां पे ना मेरे अंदर एक सवाल आया था कि लोग क्या कहेंगे कि मैं इंजीनियर हूं, मैंने लॉ भी किया है, अब मैं एमए साइकोलॉजी कर रही हूँ, क्या, क्यों, और मैं लाइफ कोच क्यों बनना चाहती हूँ। तो मेरे लिए सबसे पहले ये डिसाइड करना बहुत जरूरी था कि मैं ये क्यों करना चाहती हूँ। राइट। तो मुझे, मेरा पर्पस मेरी लाइफ का एक ही है, इस दुनिया में अगर मैं आई हूं तो कोई ना कोई मेरा पर्पस जरूर है इस जिंदगी में आने का। और राइट। मुझे लगता है कि मेरा पर्पस यही है कि मैं लोगों को उनके ट्रू पोटेंशियल क्या है, उनकी एक्चुअल स्ट्रेंथ क्या है, जो शायद उनको दिखती नहीं है या वो उसको समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से उनके लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं वो उससे डील नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है कि मुझे उन लोगों को हेल्प करनी है, उनकी ट्रू पोटेंशियल को रियलाइज कराने के लिए। तो ये मेरी जिंदगी का मकसद है। द पर्पस राइट। इज दिस। अब मैं जिंदगी में जो भी कर रही हूँ, अब मैंने ब्यूटी पेजेंट में भी पार्टिसिपेट किया, तो लोगों ने मुझसे ये सवाल किया था, वाई ब्यूटी पेजेंट। और तो एक बार के लिए मैं भी थोड़ा सोचने लगी कि हाँ, मतलब क्यों, अगर मैं ये बन जाऊंगी तो क्या मैं मॉडलिंग में जाना चाहती हूँ, क्या मैं मूवीज करना चाहती हूँ, मैं क्या क्यों करना चाहती हूँ, मतलब उसका आगे का फ्यूचर मेरा क्या है। वहां भी मैंने अपने आप को अपने पर्पस से जब कनेक्ट किया, तो मुझे लगा कि एक ये लार्जर प्लेटफॉर्म हो सकता है मेरे लिए, जहां आज मुझे 1000 लोग जानते हैं, कल मुझे लाख लोग जानेंगे। तो मेरे वो काम करना बहुत आसान हो जाएगा, लोगों तक पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। फिर जब मिसेस यूनिवर्स में पार्टिसिपेट, और कहीं ना कहीं मेरा मैनिफेस्टेड था मिसेस यूनिवर्स, दूर दूर तक कहीं मेरी लाइफ में नहीं था, बट मैं हमेशा अपना एनुअल एक विजन बोर्ड बनाती हूँ, और मैं व्यूअर्स से भी कहूंगी कि अपने लाइफ के हर एरिया का एक विजन बोर्ड बनाइए कि आप अपने आप को डाउन द लाइन कहाँ देखना चाहते हो 1 साल बाद, एवरी ईयर। यस। और उसको छोटे छोटे टारगेट्स में कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, लाइक 1 मंथ में आप कहाँ तक पहुंचना चाहोगे। तो इस तरीके से करके जब मैंने देखा अपने आप को कि अच्छा मिसेस यूनिवर्स में जाके मुझे क्या मिलेगा, तो मिसेस इंडिया में मेरे पास 28 स्टेट्स के एक्सेस थे, लोगों से, ब्यूटी पेजेंट क्वींस से मिलके, सिस्टर क्वींस से मिलके बात करके कुछ करने का। जैसे ही मुझे लगा कि जब मैं मिसेस यूनिवर्स में जाऊंगी तो मेरे पास और ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगी लोगों को दुनिया में जानने पहचानने के लिए। तो मैं फिलीपींस जब गई थी तो वहां पे 90 कंट्रीज में पार्टिसिपेट किया था। तो आशा, आज के डेट में मेरे पास एक कहते हैं ना कि एक रास्ता है कि मैं कहाँ से पहुंचकर कैसे कैसे कहाँ किस जगह तक जा सकती हूँ। तो वो एक्सेस मिला मुझे। तो मेरी लाइफ में क्लैरिटी मुझे है, तो मुझे पता है कि मुझे आगे फ्यूचर में और क्या करना है। अगर मेरे राइट। पास क्लैरिटी रहेगी तो मेरा कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि अच्छा मुझे ये करना है, आज मैंने ये एक्शन लिया, ये कंप्लीट किया, कल मुझे ये टास्क करना है, परसों मुझे ये टास्क करना है। तो जैसे ही आपकी क्लैरिटी आपकी लाइफ में आएगी, आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आता जाएगा। और जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है ना आपके लिए, फिर आपके पास वो करेज आ जाता है जिससे कि आप लाइफ में रिस्क ले सकते हो। और मुझे राइट। लगता है कि ये स्टेप लेना मेरे लिए ये करेज की बात थी, क्योंकि डेफिनेटली मैं खुद वैसे ड्रेसेस में कंफर्टेबल नहीं थी, फिगर फिगर हगिंग ड्रेसेस में मैं कंफर्टेबल नहीं थी। मैं फिर भी प्रेफर करती थी कि मैं ऐसी ड्रेसेस पहनूं जिसमें कि मैं थोड़ी कूल लगूं,
है ना, कंफर्टेबल लगूं। तो एक बहुत बड़ा बैरियर मैंने अपना ब्रेक किया। मैं एक ऐसी इंसान थी जो पेंसिल हील पहन के भी नहीं चल सकती थी, स्टेलेटो 6 इंच पे तो सवाल ही नहीं उठता। और मैंने आज के डेट में अपने आप को इतना ट्रेन कर लिया है कि मैं स्टेलेटोज में साड़ी पहन के दौड़ भी सकती हूँ, और मैंने दौड़ा भी है। तो ये चीजें अचीव की, इट्स नॉट ओनली कि मैंने ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट किया किसी चीज को हासिल करने, सिर्फ एक क्राउन के लिए, बट वो क्राउन के पीछे बहुत सारी चैलेंजेस को मैंने फेस किया और बहुत सारी चीजों को मैंने ओवरकम किया। तो मेरे खुद के लिए एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट था, जहां नाउ आई एम कंफर्टेबल विद एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन माय लाइफ। इन टर्म्स ऑफ अगर मैं ड्रेस की बात करूं तो कहीं ना कहीं मैंने अपने उस बैरियर को इस ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट करके ब्रेक किया है। तो ये मैंने अपने खुद के ही इंटरनल चैलेंज को ब्रेक किया। तो आई थिंक व्यूअर्स के लिए मैं एक मैसेज देना चाहूंगी, ट्रिपल सी, ऑलवेज रिमेंबर अबाउट दिस: क्लैरिटी, क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस एंड करेज। करेज आप तभी ले पाओगे जब आपके पास कॉन्फिडेंस है, और कॉन्फिडेंस कहां से आता है? जब आपके पास किसी चीज की स्पष्टता होती है कि आपको जीवन में क्या करना है। Right. I'm so agree with you. Triple C, clarity, confidence and courage. Clarity होगी तो automatically confidence आएगा, and confidence आएगा तो automatically we can have that courage to move forward. So very important. And जो आप मेरे साथ में ये शेयर कर रहे थे कि competitions में जब आप भाग लेते हो ये ऐसे, तो वहां पे actually उसमें पार्ट लेने का एक सबसे बड़ा वही एक्सपीरियंस। एंड एक्सपीरियंस कहाँ से आता है? जब हम एक एक कंफर्ट जोन को, हमारे कंफर्ट जोन को जैसे जैसे हम ब्रेक करते चले जाते हैं, हम ऊपर चढ़ते चले जाते हैं। एंड जब गोवा में आप मुझे मिले थे एंड मिसेस इंडिया में, बोली वाओ, लेकिन एक नाम जब वो हमारे साथ जुड़ जाता है कि मिसेस इंडिया में पार्टिसिपेट भी किया, इट डजंट मैटर वेदर आई एम विनिंग और नॉट विनिंग, बट फॉर कॉमन मासेस है उधर, वहां पे सिर्फ इतना बोला मैंने पार्टिसिपेट किया हुआ है। एंड आई सामने वाले की आईज में और अपनी आईज में भी, जब आप इंट्रोड्यूस करते हो तो आपकी आईज में भी एक अलग चमक होती है, एंड सामने वाला भी ऐसे देखते तो उनका भी थोड़ा सा होता है, ओ माय गॉड। लाइक, तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है कि कॉम्पिटिशन्स या ऐसे कोई ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे हमें ट्राई करना चाहिए, और वहां से जो एक्सपीरियंस मिलता है वी कैन यूज, वो ऑटोमेटिकली वो बोलते हैं ना, हमारे पर्पस के अंदर वो उसका वो ये बोलते हैं आहुति जैसा, वो एक बन जाता है हमारे लिए कि दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ अवर पर्पस। So beautiful, and I'm really very proud कि मैं मिसेस इंडिया के पार्टिसिपेंट से बात कर रही हूँ, मिसेस यूनिवर्स के एक पार्टिसिपेंट से बात कर रही हूँ। एंड जैसे कि आपने बताया कि अभी आप तो मिसेस इंडिया में पार्टिसिपेट करने वाले, शी इज सो प्राउड कि अभी मुंबई आने वाले हैं एज ए ज्यूरी। तो ये जर्नी कैसी रही आपके पार्टिसिपेंट से लेके ज्यूरी तक की? आई एम रियली एक्साइटेड टू हियर दैट। थैंक यू आशा, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर योर अप्रिसिएशन। और कहीं ना कहीं डेफिनेटली ये जो जर्नी थी जहां मैंने पार्टिसिपेट किया था, बस मुझे ये लग रहा था, चाहे आप कितने भी कॉन्फिडेंट हो अपनी लाइफ में, बट जब आप एक कंपटीशन में जाते हो ना, तो बहुत चैलेंजेस आते हैं आपकी लाइफ में पार्टिसिपेंट्स के थ्रू। शायद वो डर आपका खुद का ना हो, बट लोगों के बिहेवियर्स अलग अलग, अलग अलग जगह से जब लोग आते हैं और उनकी सोच होती है, तो बीइंग एज अ लाइफ कोच, उस चीज ने मुझे बहुत हेल्प किया। उस चीज में मुझे कहीं भी स्ट्रगल नहीं झेलना पड़ा कि मैं कैसे लोगों के साथ कोप करूं और कैसे लोगों के साथ अपना इंटरेक्शन करूं। वो मेरे लिए बहुत इजी था क्योंकि मैं अच्छी तरीके से लोगों को अंडरस्टैंड करती थी। तो ये जर्नी मेरे लिए बहुत आसान रही थी। बट कहीं ना कहीं एक वो होता है ना कि आप एक कंपटीशन मोड में आप नहीं होते हो, बट सामने वाला इंसान आपको कंपटीशन मोड में लाने की कोशिश करता है। तो ये भी मेरे साथ हुआ था वहां पर। और डेफिनेटली जहां मैंने पार्टिसिपेट किया था, आज मुझे वहां इनवाइट किया गया एज अ जूरी मेंबर। इट्स एन अचीवमेंट फॉर मी, क्योंकि जिन लोगों ने मेरे साथ पार्टिसिपेट किया था उनमें से हर किसी को एक मौका नहीं मिला। तो ये देखना पड़ता है कि आपकी, आप ये यहाँ पे फिर वही वाली बात आ गई कि आपकी क्लैरिटी विजन क्या है, कि आप उस सेक्टर में भी कैसे अपने आप को देखते हो। तो ड्यूरिंग दैट सीरीज हमारी एक वेब सीरीज भी बनी है मिसेस इंडिया जर्नी पे, जो कि अभी लॉन्च होने वाली है मई में। इट्स स्टिल डेट आई गेट टू अनाउंस। और पैरेलली बहुत सारी चीजें उसके साथ चल रही है। आई एम मेंटरिंग दोज कंटेस्टेंट्स ऑफ मिसेस इंडिया, मिस इंडिया। तो मैं उनको मेंटोर भी करती हूँ इन टर्म्स,
लाइफ स्किल्स। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी की, क्योंकि मैंने उन सारी चीजों को लिव किया है, देखा है, बहुत पास से, बहुत करीब से देखा है कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं जब हम स्टेज पे जाते हैं। तो और जब हम वॉक करते हैं उस वक्त आपकी कोई भी चीज काम नहीं आती सिवाय आपके हील्स और कॉन्फिडेंस के। तो हाँ एक्चुअली। तरीके से वो कॉन्फिडेंस आपको इस तरीके से वो कॉन्फिडेंस आपको आपके लिए परफेक्ट बनाता है। तो वो कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, चाहे हम लाइफ के किसी भी स्टेज में हो। वो कॉन्फिडेंस जब होता है ना, तो अंदर से अपने आप आपका वो जितना भी कहते हैं ना, इंटरनल ब्यूटी और एक्सटर्नल ब्यूटी दोनों मिलके आपको कॉन्फिडेंस देते हैं। तो यस। डेफिनेटली, क्योंकि मेरा एक ये क्लैरिटी था, मेरी मेंटोर ने मुझसे पूछा, मिसेस इंडिया के ड्यूरिंग मुझे एक्टिंग करने का भी मौका मिला था, मोनो एक्ट करने का। अगर आप लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम पे देखा होगा तो इट वाज लाइक विदाउट प्रैक्टिस, विदाउट स्क्रिप्ट और एनीथिंग लाइक दैट, मैंने 1 मिनट में एक मल्टीपल स्प्लिट पर्सनालिटी का एक्ट किया था। और मुझे नहीं पता था कि वो इतना अच्छा फ्लॉलेस होगा। तो मेरी मेंटोर ने बोला, शिप्रा तुम गलत फील्ड में हो, तुमको एक्टिंग में होना चाहिए। तो आपको सच में नहीं पता होता कि कई बारी आप कहाँ एग्जिस्ट करते हो जब तक आप लाइफ में किसी चीज को एक्सपीरियंस नहीं करोगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ट्राई नहीं करोगे। हम ट्राई भी हाँ क्यों नहीं करते? क्योंकि हम रिजल्ट से रिलेट कर देते हैं कि शायद होगा नहीं, पॉसिबल नहीं है, मेरे फील्ड का नहीं है, क्यों जाना, क्यों करना। क्योंकि वो एक डर होता है अंदर, एक फियर होता है कि लोग क्या कहेंगे, मैं नहीं कर पाई, अगर मैं फेल हो गई तो ये चीजें हमारे अंदर चल रही होती हैं। तो राइट। इस चीज को ओवरकम करके हमेशा लाइफ में एक नई अपॉर्चुनिटी मिले तो कभी उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। अगेन शाहरुख खान फैन, जिंदगी में कोई काश ना रह जाए, तो मैं तो वैसे ही जीती हूँ, अपनी जिंदगी का हर लम्हा खुल के जीती हूँ और अपने उस तरीके से जीती हूँ जहां मुझे एक कहते हैं ना इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिलता है लाइफ में। तो मैं बिल्कुल वैसे ही होके जीती हूँ और मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं अपने आसपास लोगों में भी इसी तरीके की लाइफ को इन्वाइट कर सकूं। यस आई मैं समझ सकती हूँ। जैसे हमने देखा अपने आसपास के लोग, जैसे हमारे अभी हमारे सेशंस में भी, कि दिमाग से ज्यादा जो लोग जी रहे हैं, बहुत दिमाग से मतलब ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका क्या रिजल्ट आएगा। सो अपना दिमाग रिजल्ट के प्रति ज्यादा जाता है, जबकि रिजल्ट तो एक दिन जो भी होना होगा, लेट्स एंजॉय द प्रोसेस। अगर मैं प्रोसेस को एंजॉय कर रही हूँ और मैं फेल भी हो गई तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मैंने कोई प्रोसेस फर्क को नहीं एंजॉय, पड़ता। हाँ, प्रोसेस को एंजॉय किया। और अगर मैंने प्रोसेस को एंजॉय ही नहीं किया लेकिन सक्सेस हो गई, तो भी दैट सक्सेस विल नॉट बी लाइक सेलिब्रेशन वाला मोड ही नहीं आएगा, क्योंकि वो पेन याद आ जाएगा, वो प्रेशर याद आ जाएगा। सो आपने जैसे बताया कि टेक अ चांस, एंजॉय करो, जो होगा वो देखा जाएगा। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल चांस ही नहीं लेते हैं, और जो होगा वो पहले से ही सोच लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि नहीं ऐसा ही होगा, वैसा ही होगा। अपने पुराने रिजल्ट, पास्ट रिजल्ट से, जैसे हमारा मोस्ट ऑफ द हमारा ब्रेन जो है वो पूरा पास्ट स्टोरीज के साथ ही, वो इसीलिए हमें बड़े कदम लेने से डराता है। सो ब्यूटीफुल शिप्रा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक ऐसा लगता है कि ये मैंने अगर कुछ बोला तो इट विल एड वैल्यू टू समवन्स लाइफ, यू कैन जस्ट मतलब फील फ्री टू शेयर विद अस। एक बात मैं कहना चाहूंगी कि डर अच्छा होता है। अगर आप डर रहे हो जिंदगी में ना, और वहां आपने एक्शन लिया, तब डेफिनेटली जीत है। तो कभी भी डर के अपने आप को एक्सप्लोर करना मत छोड़ना। और अपनी लाइफ में जो भी एक ही जिंदगी मिली है, पता नहीं ये 7 जन्म का फंडा क्या होता है, आगे आप ह्यूमन बीइंग होने वाले हो या नहीं, और पास्ट में क्या थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जो अभी की करंट प्रेजेंट लाइफ है आपकी, जो बीत गया सो बीत गया, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। और जो आने वाला है उसके बारे में डर कर अगर आपने अभी अपने जीवन में कोई एक्शन नहीं लिया, तो जब हम कहते हैं ना डेथ बेड पे होंगे, तो हम यही कहेंगे कि काश मैंने ये कर लिया होता। तो उस डेथ बेड पे जाने से पहले ना अपने आप को उन हर चीजों के लिए फ्री कर लो, अपने उन हर ड्रीम्स या विशेष जो है ना, उसको लिव करने की कोशिश करो। स्पेशली मैं वुमेन से बोलना चाहूंगी, आफ्टर मैरिज मैंने देखा है, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं ऐसे मेरे, जिनको मैंने देखा है कि शादी के बाद लोग
अपने बारे में सोचना ही छोड़ देते हैं। और जब आप अपने बारे में सोचना छोड़ देते हो ना, तो आप खुश रहना भूल जाते हो। अगर आप खुश ही नहीं हो अपनी जिंदगी में, अगर आप खुद खुश नहीं हो, आप दूसरों को कभी खुश नहीं रख सकते। कभी वो लव लव एंड अटेंशन दे ही नहीं सकते, अप्रिसिएशन दे ही नहीं सकते जो आपके पास है ही नहीं। मैं बोलूं कि आशा मुझे 1 करोड़ रुपए की जरूरत है, दे दो, तो क्या आप दे पाओगे अगर आपके पास नहीं है अकाउंट में? तो पहले तो वो हमारे अकाउंट में होना चाहिए। तो जो हम लोगों को देना चाहते हैं वो हमारे अकाउंट में होना बहुत जरूरी है। तो अपने ड्रीम्स को कभी भी पीछे मत छोड़ो। जैसे आपकी जिंदगी चल रही है उस प्रेजेंट सिनारियो में आप कोशिश करते रहो कि क्या हो सकता है, एक्सप्लोर करते रहो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर कोई रिजल्ट नहीं आएगा तो आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा, और वो एक्सपीरियंस इटसेल्फ इज एन अचीवमेंट। हम हर जगह जीतते नहीं है, बट जो हमें एक्सपीरियंस मिलता है वही हमारी अचीवमेंट होती है, वही हमारी लर्निंग होती है। तो इस दुनिया में हम आए नहीं है कि हम कुछ सीख पाए, और हमने अगर कुछ सीख लिया है, अगर हमें लगता है कि हम किसी और को कुछ सिखा सकते हैं, तो डेफिनेटली हमें वो चीज, नॉलेज कहते हैं ना, बांटने से बढ़ती है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो उस उस फेज तक आप जाइए कि आप किसी को कुछ दे सको। और हमेशा हमें हमारा हाथ ऐसा होना चाहिए ऊपर कि जहां हम लोगों को दे सकें। तो वो माइंडसेट हमारा ऐसा होना चाहिए कि हम लोगों को दे रहे हैं, और वो लोगों को हम तभी दे पाएंगे जब हम अपने आप में, अपने दिल से खुश हैं। तो नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स लेडीज, स्पेशली स्पेशली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ड्रीम्स डेफिनेटली मेंस के भी होते हैं, बॉयज के भी होते हैं, बट शादी के बाद जो एक सिनारियो होती है ना, जहां पे जैसे आशा आपने बोला कि पापा की परी से निकल के हस्बैंड के पास आके मुझे लगा कि मेरी प्रायोरिटी है ये। तो डेफिनेटली आप अपनी प्रायोरिटी रखिए, बट उस प्रायोरिटी में अपनी ड्रीम्स को मत भूलिए। अगर आप अपनी ड्रीम्स को अलाइव रखोगे ना, तो आप एज अ ह्यूमन बीइंग अलाइव रहोगे। अगर आप अलाइव हो, खुश हो, तो आपके सराउंडिंग, आपकी लाइफ, आप आपसे जुड़े जितने भी लोग हैं वो हैप्पी रहेंगे। और एंड ऑफ द डे लाइफ का यही फंडा है, बी हैप्पी, डोंट वरी, बी हैप्पी। खुश रहिए। हम जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं, या जो कुछ भी हो रहा है, या हम जो भी किसी को कुछ करते हैं, तो हमें खुशी ही मिलती है। तो एंड ऑफ द डे वी आर डूइंग एनीथिंग फॉर हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस इज द मेन गोल, तो उसको लिव करो, वो ईच एंड एवरी मोमेंट को जीने की जरूरत है। तो यही मेरा मैसेज रहेगा। मुझे लगता है कि अपना ड्रीम पे गिव अप नहीं करना चाहिए कभी भी, क्योंकि आज नहीं तो कल वो डेफिनेटली वो सच होने वाला है, अगर आपने एक्शन लिया तो। एनीथिंग इज पॉसिबल बाय एक्शन। यस, सो ट्रू एंड इट वॉज सो ब्यूटीफुल टॉकिंग टू यू। तो डर तो लगेगा, जैसे शिप्रा ने, डर तो लगेगा, लेकिन डर के आगे मेहनत है और मेहनत के आगे जीत है। जैसे बोलते डर के आगे जीत है, तो इतना आसान में डर के आगे मेहनत है। मैं एक चीज जो मेरे मेंटर ने कही कि अगर आप कुछ कर रहे हो और आपके पेट में बटरफ्लाईज हो रहे हैं, तो डोंट बी वरीड, बी हैप्पी, यू आर डूइंग समथिंग न्यू। सो दिस इज द मंत्रा कि डर तो लगेगा ही, हमारे ऊपर है कि हम डर को जीतने देते हैं या हम डर पर जीतकर अपने स्टेप्स ले लेते हैं। और सेकंड एक चीज कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, वो हमको थोड़ा आइडिया आ जाता है। अगर ज्यादा से ज्यादा या तो नुकसान हो जाएगा, या टाइम चला जाएगा, या जो भी हो जाएगा, क्या मैं वो झेल सकती हूँ? ओके, अगर मैं झेल सकती हूँ, जस्ट मूव फॉरवर्ड। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं ये ज्यादा से ज्यादा ये हो जाएगा और मैं ये झेल सकती हूँ, इट्स नॉट लाइक बिग डील, तो प्लीज डू इट। और ऐसा लगता है कि ज्यादा से ज्यादा ये हो जाएगा और मैं इसको नहीं झेल पाऊंगी, तो फिर आप दूसरा रास्ता ढूंढ सकते हैं। सो दिस इज द ब्यूटीफुल वे। लेकिन चलते रहिए, सोचते रहिए, कुछ ना कुछ नया। आप दुनिया में आए हो, जैसे वो आपने बताया कि बहुत सारी लेडीज अपने सपनों को दबा के बैठी है, सो दैट मीन्स यू आर बीइंग सेल्फिश। कि आप सेल्फिश हो, आपके पास हुनर है, आपके पास टैलेंट है, आपकी वजह से शायद किसी की लाइफ में खुशी आ सकती है। मैं तो कहती थी, मैं तो हमेशा कहती हूँ, जैसे कि मेहंदी लगाने, किसी को अच्छा मेहंदी लगाने भी आता है, और वो अगर अपने आप किसी के हाथ पे मेहंदी नहीं लगा रहे, तो वो किसी की खुशी मतलब किसी की खुशी नहीं बन रहे, बिकॉज एक मेहंदी का हाथ देख के भी कितना खुश हो जाते हैं कोई औरत। तो आप, वो भी एक जरिया, जैसे केक, अगर आपके केक अच्छे बनते हैं तो यू कैन वर्क इन केक फैक्ट्री, आपको मजा आता है वो काम करने में। तो जो भी आपका कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, अगर तो मैं सेंस वही है कि आपको मजा आना चाहिए। अगर आपको मजा आता है, डू दैट वर्क, एड वैल्यू टू some people, to your life, to others life, and have a great income.
सो बहुत ही ब्यूटीफुल स्पेस है ये जो मैंने कहा इसमें रहने का, एंड आपकी एक आइडेंटिटी भी हो जाती है। एंड नहीं तो फिर हम जब मतलब जैसे अभी 50s एंड 60s में हम जाते हैं, फिर बोलते मेरी यार मैंने बच्चों के ऊपर इतनी मेहनत की ये, और अभी तो कोई देख ही नहीं रहा है, क्योंकि सबने अपनी दुनिया बना ली और हम उनके पीछे रह गए और खुद की दुनिया बनाने में पीछे रह गए। तो वैसे ही शिप्रा ने कहा कि लेट देम बी अवर प्रायोरिटी, बट हमारी लाइफ भी प्रायोरिटी है और उसके ऊपर भी हमें थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू कर दे, भले आप कोई भी एज में है। नो एज इज जस्ट अ नंबर, बहाना नहीं बनाना है आप। हाँ, अब ऐसा नहीं सोचना कि 20 साल पहले या 30 साल पहले सब कुछ छोड़ दिया, आप कहाँ से। सबके लिए जगह है और सबके लिए सिर्फ आपको सिर्फ इंटेंशन चाहिए कि हाँ शुरू करना है। जस्ट तो मैं हमेशा, मेरा एक मंत्र है, मैं अपने लेडीज को देती हूँ कि अपने सपनों को कभी सपना मत रखना, अपने हाथ में लेना और उसे पूरा करना। तो ये मैं मंत्र, हाँ मैं एज अ स्पीकर जब भी जाती हूँ शिप्रा, तो ये बोलती जरूर हूँ कि, तो और ये लाइन उनको बहुत ऐसे लगता है वाओ कि मैं, मुझे अब अपने सपने पे काम करना चाहिए। सो इवन वन लाइन कैन मेक चेंजेस। जैसे शाहरुख की आपने एक दो लाइन बोली, सिर्फ वो एक दो लाइन ही है जो कितने लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही है। तो बहुत बड़ा भी करने की जरूरत नहीं होती, छोटी छोटी चीजों से भी हम लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। सो हम लोग बाय करेंगे। Every मैं small step matters. Yes, yes, yes. So, मैं thank you Shipra for coming and accepting my invitation, and it was glad and it was so powerful. Strength, एकदम strength और power से भरा हुआ था हमारा आज Insta Live, and it was really really nice talking to you, and thank you so much for coming here and sharing your life and everything, whatever you do. Thank you so much, Asha, once again, and thank you to the viewers हमें सुनने के लिए. And I know we are in the journey of making difference in people's life. तो प्लीज आप कहीं पे भी स्टक हैं तो प्लीज कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट लाइफ कोचेस, एनीवन. हमें मत करो बट किसी को करो. अपने लाइफ में कहीं पे भी स्टक हो तो उससे बाहर निकलने के लिए आपको एक एक्सटर्नल सपोर्ट की जरूरत लगेगी, जैसे हमें भी लगी एक एक्सटर्नल सपोर्ट को, और जीवन में हर किसी को लगती है. इनफैक्ट भगवान तक के भी सारथी और भगवान के भी मेंटोर्स होते थे. तो जब भगवान को भी मेंटोर्स की जरूरत थी, कोचेस की जरूरत थी, तो हम तो खैर इंसान ही है. तो आप किसी भी मायने से देखो तो लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए, ग्रोथ चाहने के लिए हमें कहीं ना कहीं एक एक्सटर्नल सपोर्ट की जरूरत होती है. जब हम खुद से कुछ चीजों को नहीं देख पाते, कहते हैं ना चींटी जब एक बॉल के ऊपर होती है तो उसको वो पूरी बॉल, उसको दुनिया नजर आती है. बट जब आप ऊपर से देखोगे तो आपके लिए तो वो एक छोटा सा बॉल है. तो ये डिपेंड करता है कि आपने अपने विजन, अपने प्रोस्पेक्टिव को कितना ब्रॉड बनाकर रखा है. तो जैसे कि आशा ने बोला कि अपने ड्रीम्स अपने हाथ में रखो. डेफिनेटली हर दिन अपने सपनों के साथ सो, तो जब उठोगे तो आपके लिए एक नया दिन ही होगा. एंड एवरी ब्यूटिफुल डे इज द बिगिनिंग ऑफ एनी ग्रेट थिंग हैपेंस इन लाइफ. यस, हाँ, जैसे शिप्रा ने भी अपनी स्टोरी में शेयर किया कि उन्होंने इंजीनियरिंग की, उन्होंने लॉ किया, और वो कोर्स पे कोर्स लगे, और बहुत सारे लोग हैं शिप्रा जो कोर्स पे कोर्स यहाँ से वहां जंप कर रहे, वहां से वहां, और फिर भी वो स्टक फील कर रहे कि मैं क्या करूं, क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या मुझे ये करना चाहिए. तो यहाँ पे एक मेंटोर बहुत जबरदस्त काम करते हैं, लाइफ कोचेस, जो आपके माइंड की वायरिंग को सब कुछ ठीक कर देते हैं और आपके पर्पस को बताते हैं कि कहाँ पे आपको कैसे काम करना है. एंड दिस इज द बेस्ट थिंग कि जहाँ पे आप अपना टाइम, मनी और एनर्जी वेस्ट नहीं करे, एग्जॉस्ट फील नहीं करे, अकेला नहीं महसूस करे. तो प्लीज, जैसे हमारी लाइफ, तो हम वही शेयर कर रहे हैं कि मेरी लाइफ भी जब एक मेंटोर हमारी लाइफ में आया तभी मेरी लाइफ बदली, और शिप्रा की भी लाइफ में मेंटोर थे तभी उनकी लाइफ आगे से आगे ग्रो हो रही है. एंड वी आर रियली एंजॉइंग दिस लाइफ क्योंकि एक मेंटोर मिले और उनकी छत्र छाया, मतलब किसी की छत्र छाया में कोई रास्ता दिखा और हमें सिर्फ चलना है. सो दैट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस टू बी. एंड सभी लोग, एक कोई भी फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, प्लीज अकेले हाथ पैर मारोगे 10, 20, 30 साल निकल जाएंगे और एग्जॉस्ट हो जाओगे. कोई भी फील्ड में एक मेंटोर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वो कोई भी हो सकता है, जिससे भी आप कनेक्ट कर पाओ. प्लीज डू दैट. ओके, चलिए. Okay. Thank you, Asha, and thank you, everyone. It was lovely, matlab, lovely live session with you, Asha. I really enjoyed. It was so powerful and powerful packed. कहते हैं ना कि मुझे खुद में लाइक लगा कि नहीं, आपने मुझे मेरी मतलब बचपन से लेकर ना आज अभी तक की स्टोरी को रिलीव करा दिया. वो तो हम करते ही है प्रैक्टिस में, बट आज मैं
एक्चुअल में अपने बचपन को वापस से रिलीव कर पाई ड्यूरिंग दिस शेयरिंग। तो शेयरिंग बहुत जरूरी है, प्लीज शेयर कीजिए, कहीं स्टक है, कुछ भी है लाइफ में डील कर रहे हैं, शेयर कीजिए एंड यस रीच यस। आउट टू एनीवन। थैंक यू सो मच आशा। आज मैं आपको बिना देखे मैंने ये पूरा सेशन किया है। अब तो चलिए आदत हो गई है, क्योंकि जब हम सेशंस लेते हैं कुछ लोग कैमरा पे आना ही नहीं चाहते, तो नाउ इट्स वेरी नॉर्मल फॉर अस कि ठीक है, अगर सामने कोई नहीं है फिर भी हमें बात करना है। तो ये मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जैसे मेरा एक क्लाइंट है जो अपनी कैमरा ऑन नहीं कर रहा है, बट स्टिल आई नीड टू मेक दैट डिफरेंस। वाओ सो ब्यूटीफुल। लेकिन मैंने तो पूरा एंजॉय किया बिकॉज आई कुड सी ऑल द एक्सप्रेशंस, ऑल द योर ब्यूटीफुल फेस, द पावर, एवरीथिंग आई एंजॉयड। एंड आप मैं ये शेयर करूंगी, आई विल कोलैबोरेट विद यू, आप मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना बिल्कुल एंड बिल्कुल। ये देन यू कैन एंजॉय दिस इंस्टा या लाइव। डेफिनेटली आई नीड दैट क्योंकि अभी सिर्फ मैं एक तरफ की फीलिंग एंड एक्सप्रेशन मोशन को देख पा रही हूँ, दूसरे तरफ का तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा। तो डेफिनेटली रिकॉर्डिंग को जब मैं देखूंगी तो आई कैन फील दैट। एंड एक्चुअली अरे मुझे है ना, आपने वापस याद दिलाया तो मुझे पता चला कि आपको नहीं दिखाई दे रही हूँ मैं। फिर भी हमने इतना अच्छा एक दूसरे को, मतलब कहाँ पे स्टॉप हो रहे हैं, कहाँ स्टार्ट हो रहे हैं, अपने अंदाजे से हमने कितना अच्छा ये कर लिया। दैट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट आपके लिए, क्योंकि मुझे तो आप दिख रहे थे कि कहाँ पे आप स्टॉप हो रहे थे, तो अब मैं बोलूं, बट आपको तो मैं नहीं दिख रही थी देन ऑल्सो, वो अज्यूम करके लाइक हाँ अभी मुझे बोलना है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, माइंड ब्लोइंग। इट्स ऑल एक्सपीरियंस आशा, क्योंकि कोच बनने के बाद ना वो लिसनिंग कैपेसिटी ज्यादा बढ़ जाती है। Yes, yes, yes. I can really, really. So thank you everyone. Thank you everyone. Thank you so much. Thank you Asha. Thank you everyone. Love you all. Take care. Bye bye. Live your dream and be happy. Bye, bye, dear. Bye. Bye bye.